गुड मॉर्निंग बच्चों। इतिहास का पार्ट 1 स्वर्णिम भारत ये चल रहा है हमारा। इसमें हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान के जनपद पढ़ लिए। अभी वर्तमान में हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना वगैरह हमने देखी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, जो मौर्य वंश के शासक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और अशोक के बाद शासक कौन बना, ये इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा मौर्य प्रशासन कि मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। मौर्य काल के जो राजा थे, अशोक महान जिसको कहा जाता है, वो भी मौर्य वंश का शासक था। तो उस समय की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से जो वो लोग शासन करते थे, जनता उनके शासनकाल में कैसे खुश थी या नहीं थी, इसके बारे में हम प्रशासन में जानेंगे। तो वैसे छोटा सा परिचय प्रशासन का मैं करा दूं कि मौर्य प्रशासन जो है, आज की जो वर्तमान प्रशासन व्यवस्था है ना, जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है, उसी तरह उनकी भी त्रिस्तरीय है। वहाँ भी जो है केंद्रीय प्रशासन है, फिर प्रांतीय प्रशासन है और फिर नगरीय प्रशासन है। उस समय भी त्रिस्तर की होती थी और वर्तमान शासन व्यवस्था से काफी मिलती जुलती भी है वर्तमान। तो और ये राजतंत्र है तो सारी शक्तियां राजा के पास होती थी, अंतर तो है ही, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी थी। तो देखते हैं अपन मौर्य प्रशासन व्यवस्था। देखो, मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं था। मौर्य काल में पहली बार भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना यानी पूरे भारत पर एक छत्र राज्य मौर्य वंश के शासकों ने किया। केंद्रीकृत का मतलब ये होता है कि पूरे भारत पर शासन करना। वैसे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था, दक्षिण भारत पर उसने आक्रमण किए। ये पता हमें किससे चलता है, अहनानूर और मुरनानूर से, तमिल ग्रंथों से, तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से। लेकिन वो उस पर वहाँ अधिकार नहीं कर पाया। तो फिर हमें पता चलता है कि जो है बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया था और बिंदुसार ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लिया था। ये हमें किससे पता चलता है, इससे दिव्यावदान और ये जो उस समय के ग्रंथ थे ना, उससे पता चलता है। और अशोक, फिर अशोक तो विजय अभियान पे निकल गया था, सम्राट बनते ही बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, तो रहे सही प्रदेशों को और अशोक ने जीत लिया। यह आपके बुक में मानचित्र भी होगा अशोक के काल का, अशोक का साम्राज्य मानचित्र भी है, पेज नंबर 7 पे देखना। तो देखो, अधिकांश भारत पे जो है, पूरे भारत पर अशोक का साम्राज्य था। दक्षिण में बस ये थोड़ा सा टुकड़ा नहीं है। पेज नंबर 7 पे अशोक के साम्राज्य का मानचित्र है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, सारी शक्तियां राजा के पास थी, सत्ता का केंद्रीकरण था, राजतंत्र था, तो राजा की इच्छा ही कानून होती थी। लेकिन फिर भी राजा जो है निरंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब ये नहीं था कि राजा अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सके। सत्ता का सारी शक्तियां राजा के पास होने के बाद भी वो प्रजा के हितों का ध्यान रखता था। उसकी मंत्री परिषद, उसका मंत्रिमंडल, उसके जो पुरोहित वगैरह हुआ करते थे, किसी भी गलत कार्य पर राजा पर अंकुश लगा सकते थे। ठीक है, अच्छी शासन व्यवस्था थी, तभी तो स्वर्णिम भारत है। अब आगे देखो, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यह आपके 1 नंबर का प्रश्न बनेगा कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में शासन के, राज्य के कितने, राज्य के या शासन के कितने अंग थे? कितने थे? 7 अंग। और ये नाम भी याद रखने हैं आपको। और मौर्य प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के बारे में अधिकतर हमें पता ही इससे ही चलता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से या मेगस्थनीज की इंडिका से। आया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आ गया था। कौन था मेगस्थनीज, किसने भेजा था, किसने राजदूत बनाया था, आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो पीछे देख के याद करो। ठीक है, ये कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग थे। प्रश्न 1 नंबर का, 7 के नाम याद करना है आपको। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भलीभांति जांच के बाद
की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये भी 1 नंबर का प्रश्न। उपदा परीक्षण किसे कहा जाता था? मौर्य काल में राजा के जो मुख्य होते थे, मुख्यमंत्री और पुरोहित, ये सबसे बड़ा पद होता था राजा के बाद ही। तो उनकी जो नियुक्ति की जाती थी, ऐसे हर किसी को नहीं बना लेते थे। उनकी जो नियुक्ति की जाती थी मुख्यमंत्री और पुरोहित की, वो उनके चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। इस क्रिया को क्या कहा जाता था? उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो आप लिखोगे कि मौर्य काल में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता है, क्योंकि कहीं गलत आदमी जो है इतने ऊंचे पद पर न बैठ जाए, उसके बारे में पूरा पता लगाया जाता था, फिर उनको ये पद दिए जाते थे। उनको किनको? मुख्यमंत्री और पुरोहित। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मुख्यमंत्री और पुरोहित जो थे राजा के बिल्कुल निकटतम हुआ करते थे। गुप्त मंत्रणाएं राजा इनसे करता था। तो अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्रण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद की तरह था। वर्तमान ये तो मंत्रिमंडल की तरह थे। मुख्य मंत्रियों का होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट स्तर के मंत्री आज वर्तमान में। वैसे जो है ये पुरोहित, मुख्यमंत्री और राजा, ये तो मंत्रिमंडल के तरह थे। और मंत्री होते थे, उनको परिषद मंत्रण कहा जाता था, जो वर्तमान की मंत्री परिषद की तरह होता था। तो इस तरह से जो है शासन व्यवस्था अच्छी थी। अब आप 4 नंबर का प्रश्न बनता है, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से लिखना है। फिर ये नंबर 1 डाल के केंद्रीय प्रशासन को देखेंगे अपन कि केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। तीर्थ किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो है केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को 18 विभागों में बांट रखा था, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, अच्छा विभाग विभाग दे रखे थे ना, अलग अलग विभाग, उनको मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये जो 18 विभाग थे। जैसे अभी है ना अपने शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, तो उनके शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री इस तरह से होते हैं। वैसे जो उस समय 18 विभाग थे केंद्रीय प्रशासन में, जिनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और उनका अध्यक्ष होता, उसको महामात्र कहा जाता। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ में, यानी अभी हमारे शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग है ना, उस तरह से शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, रेल मंत्री, वैसे वहाँ मुख्य कौन होते थे? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज हुआ करते थे। आगे देखो, समाहर्ता। तो केंद्रीय प्रशासन हेडिंग डालकर ये वर्णन करोगे आप। अब होता था समाहर्ता। मुख्य तो ये होते थे, उसके बाद समाहर्ता। इसका कार्य राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। केंद्रीय प्रशासन का वर्णन आ चुका है। वैसे तो ये ओनली पूरा नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा 4 नंबर में कि मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो समाहर्ता का हो गया। ये केंद्रीय प्रशासन हेडिंग डाल के इनका वर्णन करके 1 नंबर डाल लेना इस तरह समाहर्ता का। फिर आता है सन्निधाता। केंद्रीय प्रशासन में सन्निधाता, जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। साम्राज्य के विभिन्न विभागों, और ये समाहर्ता वाला 1 नंबर का भी बनेगा प्रश्न कि समाहर्ता के क्या कार्य थे मौर्य काल में। साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषागृह और अन्नागार बनवाना, ये सन्निधाता के कार्य थे। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जिसे जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष। देखो ब्रैकेट में जैसे कृषि मंत्री हमारे, व्यापार मंत्री, करताई बुनाई है ना आजकल, वैसे ही लोना अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष यानी चरागाह वाले, लक्षणा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, पोताध्यक्ष, बंधनागार अध्यक्ष, आठविक, वन विभाग का प्रमुख होता था, इत्यादि। तो मौर्य का अर्थशास्त्र में जो है 26 विभाग बताए हैं इस तरह से। ठीक है, और वो 5 जो 18 अलग से थे ही। और अर्थशास्त्र क्या है? पुस्तक, कौटिल्य की पुस्तक, उसमें बताएंगे। तो ये तो हो गया आपके केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, 4 नंबर का सिर्फ केंद्रीय प्रशासन ही पूछा जाएगा, तो इसका वर्णन याद करना है। अगला है प्रांतीय प्रशासन। आप तो नोट्स की तरह हेडिंग डाल के पूरा ही कर लेना। प्रांतीय प्रशासन का अलग 4 नंबर का क्वेश्चन। जैसे हमारे भी केंद्र सरकार है, फिर राज्य राजस्थान सरकार है, उस तरह से अब राज्यों की। अशोक के समय में मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। 5 प्रांतों में बांट रखा था। उत्तरापथ जो तक्षशिला है, अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी है, कलिंग तोशाली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। ये अशोक के समय का 5 प्रांत है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था।
प्रांतों का जो शासक बनाते थे वो तो कोई राजकुमार हुआ करता था या आर्यपुत्र, वो भी आर्यपुत्रों में भी राज परिवार से संबंधित व्यक्ति ही प्रांतों का अधिकारी बनता था। राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। अब जैसे हमारे राज्य, भारत किसमें राज्यों में विभक्त है, राज्य किसमें विभक्त है, जिले में। तो इसी तरह था वहां पे भी, जैसे पूरा केंद्रीय शासन 18 विभागों या कौटिल्य के अनुसार 26 विभागों में विभक्त था। और 5 प्रांत थे। 5 प्रांतों को फिर जो वर्तमान में 33 जिले ना राजस्थान में, वैसे विषयों में बांट रखा था प्रांतों को। विषय यानी जिले। प्रांत विषयों में विभक्त जो विषयपतियों के अधीन थे। प्रांत विषय जो होता था उसके अध्यक्ष को विषयपति कहते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता केंद्रीय प्रशासन में उसके अधीन कार्य करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। जो सबसे छोटी इकाई गांव होता था और गांव का मुखिया गोप होता था। जो 10 गांवों का शासन संभालता था, यानी छोटे छोटे 10 गांव होते थे, उनका एक मुखिया होता था, वो जो है गोप कहलाता था। समाहर्ता के अधीन प्रदृष्टि नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। समाहर्ता ऊपर केंद्रीय प्रशासन में उसके अधीन होते थे ये प्रदृष्टि नामक अधिकारी, जो स्थानीय गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्य की जांच करते थे। इस तरह से प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था। अब है नगरीय प्रशासन। तीन स्तर का था ना, केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया, अब नगरीय प्रशासन देखो नगरों में क्या था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभक्त था। एक नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्य होते थे और 30 सदस्यों की 6 समितियां बनाई होती थी और 5-5 सदस्य प्रत्येक समिति में होते थे। प्रथम समिति में उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय समिति में विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति में जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्य देखना, पांचवी समिति में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना और छठी समिति में विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये नगरीय प्रशासन था, नगर का प्रशासन। और ये किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार। और केंद्रीय प्रशासन में हमने किसके अनुसार देखा था? अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्ष थे, कौटिल्य के अनुसार। तो यहाँ भी 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। देखो, शायद केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन तो आ चुका है बोर्ड में, नगरीय प्रशासन नहीं आया है अभी तक। तो आपके लिए नगरीय प्रशासन हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के लिए। जो केंद्रीय प्रशासन भी आ गया, प्रांतीय प्रशासन फिर भी अपन को याद तो करना ही है, ठीक है। ये हो गया आपका ये मौर्य प्रशासन, ठीक है। अब अगला मौर्य प्रशासन में ही हम वहाँ की सेना और न्याय व्यवस्था देखेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको ये यहाँ से 4 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे प्रश्न तो बहुत सारे बन रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना। और आज के एसडब्ल्यू में आपको ये मौर्य प्रशासन हेडिंग डाल के और नोट्स की तरह ही कर लेना है पूरा। मौर्य प्रशासन हेडिंग डाल के थोड़ा सा तो ऊपर से लिख दो, ये पैराग्राफ ऊपर वाला कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था तीर, ये सारा ही आएगा पैराग्राफ। तो फिर केंद्रीय प्रशासन हेडिंग डाल के उसका वर्णन, प्रांतीय और नगरीय अलग अलग प्रश्न बनाकर ऐसे नोट्स में भी लिख सकते हो। और आज का होमवर्क आपका ही करना है।